नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ हूँ। मेरा प्रयास जैसा रहता है कि मैं नए-नए जो इंडस्ट्री के लीडर हैं या जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, उनको आपके समक्ष लाया जाए और उनसे उनसे जो लर्निंग मिलती है या उनसे जो हम सीखने को मिलते हैं, तो वो हम उनसे सीख सकें। तो आज मेरे साथ हैं मलय जी। मलय जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लगभग 25 साल से ऊपर का इनका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, जो कि सीए की प्रैक्टिस होती है। उसके बाद इन्होंने लगभग 2022 में अपना सीए की प्रैक्टिस को क्विट करके और अपना एक कॉर्पोरेट गुरु का ये कह सकते हैं या कोच का एक भूमिका में आए। तो भले जी, नमस्ते सर। Thank you, Manish. Thank you very much for inviting me on your show. अच्छा लगता है आपसे बात करके और yeah, I'll be very happy to make some contribution. जी, तो जैसा कि मैंने मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपका कि जैसा कि मेरी पहले भी आपसे बात हुई है, तो आपने बताया कि लगभग 30 साल तक आप 25 से 30 साल तक आप प्रैक्टिस में थे और सीए की प्रैक्टिस में थे और उसके बाद आप जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटोरशिप की भूमिका में अभी आए हैं। वो आपने जो सीखा है उसको मास को डिस्ट्रीब्यूट या बांटना चाहते हैं। तो अपना एक छोटा सा बैकग्राउंड पीछे का अगर आप देंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, अभी एक इंस्पिरेशन मिलेगी। जी श्योर। तो मैंने जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई किया, एक्चुअली 1988 में किया क्वालिफाई। 1-2 साल देन आई वर्क विथ सम अदर सीए फर्म, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस करना था। ऐसा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। माय पेरेंट्स आर ऑल एजुकेशन फील्ड से आते हैं, तो बट मेरा एक था कि भाई कहीं जॉब नहीं करना है, अपना खुद का कुछ तो करना है। क्या करना है वो सब क्लैरिटी वो टाइम पे तो नहीं रहती थी, बट कुछ ढंग का करना है ऐसा सोचा था। एंड फिर प्रैक्टिस शुरू की। 30-32 साल तक प्रैक्टिस चलाई। भगवान की दया से काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स से, अच्छे पार्टनर्स मिले, अच्छे स्टाफ वी वर एबल टू बिल्ड। 30-32 साल चलाया। एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया, फॉरेन कंपनी के साथ काम किया। और फिर कोविड में ऐसे डिसाइड किया कि भाई 30 साल से अभी इतना सारा सीखा है, तो कुछ ऐसा लेट मी गेट टू इनटू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि कभी क्या होता है मोनोटोनी हो गया था। तो आई थॉट लेट मी डू समथिंग डिफरेंट। तो आई वांटेड टू रीच आउट टू मोर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स and help them in their journey, help them to become financially independent, grow in their business. So whatever I have learned, have experienced all my CA practicing days, I am using all that experience, and abhi I am working closely with many MSME entrepreneurs, helping them with to grow their business. So that's the short journey. Yeah. So, but I have very good experience in my CA practice. We were able to build 70+ people as our team. Bombay में office था, Pune में office था. So we had a good time. But then eventually I thought, let me do something different in my last 10-15 years of active work life. मतलब जहाँ पे आप जैसे बता रहे हैं आपकी 70 आदमी का स्टाफ होना, 2-3 जगह पे ऑफिस होना और क्लाइंट बेस अच्छा होना, तो नॉर्मली तो सीए प्रैक्टिस छोड़ना नहीं चाहता है कि मतलब एक तरह से जब आप 30 साल की प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका सारे सिस्टम सेट हो जाते हैं, सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो आप अपनी उसी में कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन आपने जो है सोचा कि एक नया वेंचर में इंटर करते हैं और एक नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो ये अपने आप में आपका दर्शाता है कि हाँ ठीक है, आपने कहीं कुछ नया करने का आपके अंदर जज्बा है, जिसको आप उसको कर। आप जैसे कि जब आप प्रैक्टिस करते थे, जब आप देखते थे जो स्मॉल छोटे ऐसे एमएसएमई आपके पास आते थे, और अब आपको मतलब दोनों में क्या अंतर लगता है कि जिस मतलब आपका पर्सपेक्टिव अभी चेंज है ना। पहले तो आप टैक्स कंप्लायंस, ऑडिट या इसके हिसाब से काम करते रहे होंगे, अभी आप उनको बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, टेक्निकली बिजनेस स्ट्रेटजी में करते हैं, तो कैसे करते हैं और कैसे आप एमएसएमई को हेल्प कर रहे हैं? जी, तो जैसे आपने बताया सीए प्रैक्टिस में तो हमारा रोल, स्कोप ऑफ वर्क वगैरह बहुत क्लियर होता है।
you are basically concerned with the financial aspect of your clients. आप ऑडिटर हो या आप GST करते हो, टैक्स करते हो, जो भी करते हो, बट इट इज़ मोर टू डू विद देयर अकाउंट्स एंड फाइनेंस. अभी जैसे मैंने ट्रांजिशन कर दिया ऑन टू दिस न्यू जर्नी ऑफ अ बिजनेस कोच एंड अ मेंटर, accounting and finance is just one pillar of the entire gamut of business. Mainly to grow business, you have to work on other pillars of your business. जिसमें आ जाता है marketing, जिसमें आ जाता है sales, your team building, your execution capacity, and also your setting values, cultures, and goals in your organization. So now I work more comprehensively with them in designing strategies for the entire business and their company. और एक ही पिलर पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ. फाइनेंस तो हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट इतने साल का एक्सपीरियंस की वजह से वो आई एम ब्रिंगिंग दैट एज एन एडिशनल वैल्यू, बट आई एम उसके अलावा जो दूसरे एस्पेक्ट्स है उसके पर भी काफ़ी क्लोजली काम करता हूँ. और मैंने देखा है कि बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जब भी आप वो सेल्स, मार्केटिंग और दूसरे पिलर्स और फाइनेंस की एक्सपर्टीज से मर्ज करते हैं, तो दैट बिकम्स, आई थिंक दैट बिकम मोर वैल्यूएबल फॉर द क्लाइंट. क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग बिजनेस में है, सबको प्रॉफिट बनाना है. यू नो दैट इज एन अल्टीमेट गोल कि मुझे सेल बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है. तो नंबर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस इज एन नंबर्स गेम, राइट. तो वो जो नंबर वाला जो फाइनेंस वाला जो पिलर है वो मेरे लिए है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट बीइंग अ CA वो आ जाता है. बट व्हेन वी क्लब इट विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, तो दैट इज वेयर द वैल्यू गेट्स, स्पेशल वैल्यू गेट्स क्रिएटेड. ये जैसे कि ऐसा मतलब नॉर्मली माना जाता है कि जो बिजनेस साइड का जो या बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करें, मार्केटिंग की बात करें या बाकी जो बिजनेस के डायमेंशन होते हैं उसमें CA का हाथ थोड़ा कमज़ोर होता है रेदर देन कि मतलब फाइनेंस कंप्लायंस के. तो ऐसा लोग मतलब जो एक जनरल परसेप्शन है कि जो नॉर्मली कंपनी में जो CEO होगा या ऐसी प्रोफाइल को जो लीड करने वाला होता है वो MBA प्रोफाइल का, IIM ऐसा टाइप का लोग होते हैं, बट CA नॉर्मली नहीं होते. तो आप जब मार्केट में आप जैसे आप लोगों को उससे मिलते हैं या लोग आपको अप्रोच करते हैं, तो ये वाला एक कोई आपको हर्डल महसूस होता है? मतलब ये मैं इसलिए बहुत बता रहा हूँ कि जो नए CA जो आज की डेट में बहुत सारे हर CA जो है सबको तो जॉब नहीं मिलती है, सबको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, और प्रैक्टिस में एक तरह से ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में कंपटीशन भी है. तो ये वाला एवेन्यू जो वर्चुअल CFO बोलिए इसको या वर्चुअल CEO बोलिए, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आज की डेट में, तो कैसा आपको महसूस होता है? मतलब ऐसा फील होता है आपको? नहीं तो अगर आप पूछे वर्चुअल CFO का जो आप अभी बताया, मेरे हिसाब से तो वर्चुअल CFO हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन द टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशली MSME. उनका रोल, उनका स्कोप भी ज़्यादा है और उनका रोल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दे आर द वंस हु कैन रियली ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू. MSME में क्या है, MSME की तकलीफ यह है कि वो इतना पैसा या तो खर्चा करना नहीं चाहते या तो खर्चा करने की उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वो CFO लेवल का आदमी एम्प्लॉय नहीं करते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न. बट एट द सेम टाइम उनको रिक्वायरमेंट है कि somebody who brings that kind of financial analysis for the client, वो बता सके कि भाई आपका कहाँ पर फाइनेंस में आपका मिसमैच हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आप हाउ यू कैन ऑप्टिमली यूटिलाइज योर फंड, कैश फ्लो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ की MSME ओनर को रिक्वायरमेंट है. बट उनका काम चल जाता है रेगुलर अकाउंटेंट से, और उनका एक काम चल जाता है, अकाउंटेंट ने किया और CA ने वो सब फाइलिंग वगैरह कंप्लायंस कर लिया. बट वहाँ पर जो वर्चुअल CFO का रोल है कि भाई वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, बट ही इज़ लाइक अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड, और अवेलेबल वंस इन अ वीक और हाफ अ डे इन अ वीक और वॉट एवर अरेंजमेंट दे हैव. इन दैट टाइम, if this virtual CFO can set good system, he can guide the accountant, he can supervise, he can help entrepreneurs generate regular report,
and keep tracking the numbers from those reports, analyze those numbers डिसीजन मेकिंग and discuss with the entrepreneur. I think अगर वो करेगा तो it's a huge value addition for a business owner कि कोई ऐसा है बंदा जो मुझे मेरे numbers बता रहा है कि उससे वो ज़्यादा informed decision ले सकता है. You know, he can take better control of his business. मैं तो ये भी मतलब महसूस करता हूँ, और जो चूँकि मैं जॉब में कॉर्पोरेट में जॉब किया है तो मैंने प्रैक्टिस लीड थोड़ा स्टार्ट किया, मतलब तो अगर आप फुल टाइम CFO भी होता है कंपनी में, तब भी मुझे लगता है कि वर्चुअल CFO की ज़रूरत है. मतलब फुल टाइम CFO तो वो ट्रबल शूटिंग बोलिए या एक रूटीन के जो काम होते हैं उसमें वो पूरा बिजी होता है. तो जो एक्स्ट्रा इंसाइट चाहिए होता है उसके लिए एक एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो बड़ी कंपनियों को भी लेना चाहिए और छोटी कंपनी को तो लेना ही चाहिए. Certainly, they have a big role to play, and they can really come up with the good value addition to the company. और जैसे कि आपने इंडिया में अगर देखेंगे ज़्यादातर MSME जो है वो जो फैमिली रन बिजनेस कहते हैं, फैमिली बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है, तो फैमिली बिजनेस में अब जो जनरेशन जैसे अब जेन जी टेक ओवर कर रहा है या मिलेनियल जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हो रहा है कि बिजनेस है तो स्प्लिट हो जा रहा है, या जो है मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसको कंटिन्यू लेगेसी को नहीं कर पाते. जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फैमिली बिजनेस का ही इंटरव्यू लिया था, तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया. उन लोगों ने मतलब अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करके एक अपने ब्रांड डेवलप कर लिया. तो आपको भी मिलते होंगे ऐसे फैमिली बिजनेस जो वाले जहाँ पर डिस्प्यूट है या जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या कुछ कंटिन्यू भी कर रहे होंगे. तो आपको क्या लगता है फैमिली बिजनेस को हमें जो स्टार्टअप जो जैसे आज के नया स्टार्टअप वाला कंसेप्ट चला हुआ, तो लोग नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करने से ज़्यादा अच्छा है या अपना लाइन चेंज करके वो स्टार्टअप में जाए वो अच्छा है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई ये अच्छा है या वो अच्छा है, मेरे ख्याल से वो नहीं है. बट या डेफिनेटली दिस इज़ एन इश्यू दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड वेल. क्योंकि देखो जो दो जनरेशन है और दोनों जनरेशन में गैप बहुत है, और जैसे टाइम जाता है ये जनरेशन गैप ज़्यादा ही फास्ट होते जा रहा है. तो जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, और जो यंगर जनरेशन जो अभी आ रहा है उनके पास एक टेक्नोलॉजी का जो उनको अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्विक है. दे आर मोर averse to, and they all want to get into technological, they want to have the technological softwares etc put in the company and use automation more than the earlier ones. अभी दोनों के अपने एडवांटेज है, वो दोनों को समझने की जरूरत है. Elder generation must understand that the business will grow only with technology, and they will have to embrace the technology, and they will have to encourage the younger generation to come up with the new fresh ideas and automate their business to the extent possible. Younger generation को भी समझने की ज़रूरत है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उनके पास एक्सपीरियंस है, और एक एक्सपीरियंस का भी बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है. एंड इट इज़ द ब्लेंड ऑफ बोथ दिस experience and the young blood that really is a great combination to take the business forward. हालांकि बट होता क्या है, मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस में काम किया है, यो आपने जैसे बताया वो देर इज़ अ जनरेशन गैप, और मैं उनको बताता हूँ कि रन योर कंपनी मोर थिंकिंग दैट इट इज़ मोर ऑफ अ प्रोफेशनल कंपनी, इट्स लाइक एन कॉर्पोरेट. सो पॉसिबली वो है, फॉर एग्जाम्पल बाप है और बेटा है, वो घर पे भी साथ में है, डिनर साथ में लेते हैं, आधी ऑफिस की बात डिनर टेबल पे हो जाती है, ट्रैवल में हो जाती है. तो बोल रहे हैं कि वो तो सब हमको सब दोनों को पता ही है ऑफिस में क्या चल रहा है. बट इन सम सेंस बोथ टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, क्योंकि वो हमेशा रेगुलर बिजनेस में डे टू डे में उनकी डिस्कशन होती रहती है. आई एम सेइंग यू गेट सम इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा एक आप बनाइए, involve some outside consultant, either could be a consultant
a kind of an independent director or maybe a coach or maybe somebody from expert from different industry. This will help you to number one, you will get an outside perspective, maybe once in a month, maybe once in a quarter. Regular डे टू डे ऑपरेशंस में आपको डिस्टर्ब नहीं है, बट इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जैसे काम करो तो मेनली यू गेट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, somebody who is expert, experienced, who has seen different side of not what you have seen in your company, but he has seen the industry and other companies. They can give some good suggestion. They can give some good ideas. So that's one advantage. Another advantage is it's not just father and son. Now you are also in a way answerable to somebody who's coming from outside your family, right? So let's say every quarter, somebody is there, 2-3 people are there, and you are discussing your last quarter results. आप बनाइए, अगर MIS नहीं है तो आप रिव्यू करिए प्रोसेस, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बताइए, नेक्स्ट क्वार्टर का अपना क्या प्लानिंग है वो बताइए. एटलीस्ट यू हैव समबडी एल्स हु शुड बी फ्री टू आस्क यू क्वेश्चंस कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो आई थिंक ये जो हमारी लिस्टेड कंपनी में और कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से कि आप क्वार्टरली पब्लिक आपके लिए आपकी कंपनी कोई थोड़ी ना छोटी कंपनी है, आपके लिए तो पूरा वही सब कुछ, आपकी जिंदगी वही है. तो यू रन लाइक प्रोफेशनल कंपनी, इन्वॉल्व 2-3 पीपल हु आर योर वेल विशर्स, कैन मेक सम गुड कंट्रीब्यूशन. उसकी वजह से क्या है, इट्स नॉट अ फादर एंड सन कंपनी ना, it is somebody else who is giving you new ideas, fresh perspectives, and you are also answerable to them. I think that's where a little bit shift can start to happen. ये आपने can be बहुत अच्छा value addition. बहुत अच्छा आपने कंक्लूड किया है. ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि ये अगर ऐसा किया जाए, मतलब अगर थर्ड पार्टी या थर्ड एम्पायर कह सकते हो उसको, या जो भी बोलो बिजनेस में, कि अगर कंसल्टेंट या वर्चुअल CFO या कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वॉट एवर कैपेसिटी में आप लाते हैं, तो योर सिस्टम विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर अकाउंटेबल, एंड मे बी यू अपना टारगेट खुद आप सेट करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, तो एक डायरेक्शन मिल सकती है और इसमें अच्छा काम किया जा सकता है. दूसरा सर, आपका जो आज का जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है इंडिया में, मतलब जिस तरीके से डेवलप हुआ है स्टार्टअप का, तो अब स्टार्टअप में जो आप देखते होंगे कि फंडिंग आ रही है, फेल भी हो रहे हैं, और कुछ जो है आगे भी बढ़ रहे हैं, कुछ का IPO आ रहा है. तो इसमें आपका जो जितने स्टार्टअप जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप हैं बेसिकली, उसके बारे में आपका क्या मतलब ख्याल है? I'm very happy with the startup system. The way entrepreneurship is growing in India, that is really commendable. Youngsters nowadays, more youngsters are looking to get into some sort of startup business, and they perspective पूरा अलग है. पहले का ज़माने में था क्या भाई, ये बिजनेस शुरू किया तो दे आर लाइक उससे शादी हो गया है, इट्स लाइक परपेचुअल, ये बिजनेस तो चलता ही रहेगा, मुझे बिजनेस से जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमा के मेरा घर पे प्रॉफिट लाना है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन एंड सेलिंग, वो एक था. अभी न्यू जनरेशन, द होल माइंडसेट इज डिफरेंट. द होल पर्पस ऑफ स्टार्टिंग इज कि भाई इसका एक वैल्यूएशन लाना है और मुझे एग्जिट करना है एक वैल्यूएशन पे. आइदर अ बिग प्लेयर इन माई इंडस्ट्री विल बाई मी आउट, or a PE will come, or whatever they will buy, and I will take a slow and gradual exit. ये ठीक है, nothing wrong, it's very good. I only have one problem with this new thinking. I believe that success does not come by focusing on success. Success comes by focusing on the process which brings success. तो सेम थिंग, जब भी आपका फोकस वैल्यूएशन पे चला जाता है ना, जब आपका फोकस प्रॉफिट से हट जाता है, आपका ऑपरेशन से अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है और आपका फोकस चला जाता है कि भाई हमें कैसे मैं फंडिंग लो, फंडिंग पे फोकस चला गया, प्रॉफिट से फोकस हट गया, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड.
मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज फोकस करिए अपने ऑपरेशंस पे, को स्ट्रेंथन करने के लिए फोकस करिए, आपकी टीम बिल्ड करने में फोकस करिए, आपके प्रॉफिट पे, कि यू शुड बी सेल्फ सस्टेन, यू शुड बी एबल टू रन दिस बिजनेस लाइक इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, एंड वही अपना बिजनेस मॉडल होना चाहिए. वैल्यूएशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. डोंट फोकस ऑन वैल्यूएशन, डोंट फोकस ऑन दैट पार्ट. ये करने के बाद यस यू विल गेट देयर, बट दैट्स अ सेकंड स्टेज. आप वो मैंने बहुत बार देखा है, शुरू करने से ही वो लोग मल्टीप्लायर चालू कर देते हैं कि भाई वो कंपनी का इतना मल्टीप्लायर है तो मेरा इतना हुआ तो इतना मल्टीप्लायर हो जाएगा, मेरा इतना वैल्यूएशन है, आई विल. वो नहीं होगा. लेकिन अगर आप देखेंगे ना इस वाले जो सिस्टम है या इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो इसमें स्टार्टअप का जो माइंडसेट चेंज हुआ है उसका कुछ जिम्मेदार तो बीसी फंड या जो फंडिंग करने वाले लोग हैं वो भी है, क्योंकि वो उनका क्या है, उनका भी तो यही है सिंपल कि वो कहते हैं मैं आज 10 करोड़ रुपये डाल रहा हूँ, इतनी वैल्यूएशन डाल रहा हूँ, तो उसको एग्जिट करना है. वो पुश करता है कि भैया इसको दूसरा लाओ या इसकी वैल्यूएशन बढ़ाओ, टॉप लाइन बढ़ाओ, और इसको हम एग्जिट करते हैं. तो मतलब कुछ रोल तो इधर से भी आ रहा है. करेक्ट. तो राउंड 2 एंड राउंड 3 में ऑब्वियसली देन यू आर ड्रिवन बाय देयर थॉट प्रोसेस. बट मैं बोल रहा हूँ इनिशियल स्टेज में यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई मुझे प्रॉफिटेबल कंपनी बनानी है. तो इसमें जो स्टार्टअप है जो उनको ख्याल रखना चाहिए, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, कि उनको फंडामेंटली कि मेरा सपना क्या है, मेरा सपना ये वाला बिजनेस बनाना है या ये ब्रांड बनाना है, ना कि मुझे ये कंपनी बेच के चले जाना है. तो अगर वो ब्रांड बनाने के प्रोस्पेक्टिव से काम करेंगे या कंपनी खड़ी करने के प्रोस्पेक्टिव से काम करेंगे, देन दे विल गेट मोर वैल्यूएशन आल्सो, एंड मतलब पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा. चाहे अब इसमें क्या होता है कि जब वैल्यूएशन डाउन होती है, कंपनी बंद होती है, तो उसमें एम्प्लॉय का नुकसान होता है, एम्प्लॉय छट जाते हैं, जैसे बैजू या बाकी बहुत सारी कंपनियों के साथ ऐसा हुआ. और उसी तरीके से इन्वेस्टर का भी लॉस होता है. जैसे आप यूएस जैसे कि यूएस में लेमन ब्रदर्स जो भी जितने बीसी फंड फेल हुए, बड़े बड़े बीसी फंड फेल हो गए, और तो पूरे सबका लॉस ही है. बट अगर पूरी इफिशियंसी को काम पे करा जाए तो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज विच आर जायंट कंपनीज. जैसे आपने जोमेटो ले लिया, ओयो ले लिया वगैरह, बड़ी कंपनी है. दे हैव गॉट ह्यूज बिग डीप पॉकेट्स. यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद देम कि भाई उसने भी लॉस किया था, उसने भी किया. वो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल के पीछे हजारों कंपनी फेल हो गई है. वो भी हमको देखना चाहिए. तो हमको फोकस है हमारा सस्टेनेबिलिटी पे, एंड वैल्यूएशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. ये सर आपसे ये मेरा बहुत फिक्स मेरा थॉट प्रोसेस है. वो यही मेरा मानना है कि ये स्टार्टअप में, हालांकि दे आर कमिंग अप विद वेरी गुड आइडियाज, वेरी गुड strategies, but I think this is somewhere where they are trying to take patient jump to the valuation game. Very good. The fundamental is कि आप जिसके लिए पैसा मांग रहे हो इन्वेस्टर से, या जो भी आप बनाना चाहते हो, जिससे एग्जिट करना चाहते हो, पहले उसको बना तो लो, उससे प्रॉफिट तो आने लगे, तभी तो आप उसको बेचोगे, तभी तो आप उससे निकल पाओगे. तो सर आप मतलब पूरे एक तरह से पूरा क्रक्स बताया, इसको समराइज किया. आज आपने एक तो एमएसएमई वाले में, फैमिली बिजनेस वाले में आपने बोला कि जो एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिव है वो आना चाहिए आपके बिजनेस में. चाहे आप सब कुछ हो, आप सब जानते हो, तब भी थर्ड आई आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल आपसे डेवलप होगा, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे. और एक सिस्टम बनेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बनेगी, या कंट्रोलिंग आपका रिपोर्टिंग बनेगा, या जो भी बनेगा आपको उसको आएगा. और दूसरा, वैल्यूएशन पे नहीं, हमें वैल्यू पे फोकस करना है, प्रॉफिट फोकस करना. तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा इंसाइट आपने दिया. तो बाकी आपसे फिर बात करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हमेशा अच्छा रहा आपसे बात करने का. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, एंड या सो दिस वाज, आई विल बी हैप्पी टू come to your show whenever you invite me. Thank you, sir. Thank you. All right. Thank you very much.